हेलो 10th क्लास। सो बच्चों, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे सिविक्स का, लोकतंत्र और विविधता। इसका सेकंड पार्ट अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में कवर हो गया था, सेकंड पार्ट अब शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों पर किस तरीके से राजनीति होती है, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से सामाजिक विभाजनों को अपना एजेंडा बनाती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस संदर्भ में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। सर्वप्रथम, राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक लगता है। सबसे पहले तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का जो है मेल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही जो है बहुत ही खतरनाक और घातक है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है। तो एक अपोजिशन की पार्टी होती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। हर एक पार्टी को लगता है कि मुझे ज़्यादा वोट मिल जाए, दूसरी सोचती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा ही वोट मिल जाए। तो इस तरीके से बच्चों दोनों पार्टीज़ में क्या है, कंपटीशन चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, बीजेपी सोचती है कि मैं ज़्यादा वोट ले लूँ, कांग्रेस सोचती है कि मैं सरकार बना लूँ ज़्यादा वोट लेकर के, ठीक है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। ऐसे में देश विभाजन की तरफ जा सकता है। तो बच्चों देखिए, कई बार पार्टीज जो होती हैं या तो धर्म को अपना एजेंडा बना लेती हैं, कास्ट को अपना एजेंडा बना लेती हैं। कई बार पार्टीज जो हैं जाति के नाम पर वोट मांगने शुरू कर देती हैं कि ये जाति जो है पिछड़ी हुई है, इसका कोई विकास नहीं हुआ है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, आपको इतने बच्चों को नौकरी लगवा देंगे, आपके क्षेत्र में नए हॉस्पिटल्स, नई एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें वोट दीजिए। अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके हिसाब से काम करेंगे। तो इस तरीके से अपना एजेंडा बना करके आती है ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि लोगों का वोट बस ले सके, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होगी, वो अलग से जाति को भड़काएगी, अलग से अपनी कास्ट वाले लोगों को भड़काएगी। वो कहेगी कि आप उस पार्टी में मत जाइए। आप फॉर एग्जांपल के लिए आप दलितों को ही ले लीजिए। जो दलितों को सपोर्ट करने वाली पार्टी होती है वो उनको बोलेगी कि आपको जो है हमें वोट करना चाहिए, अगर हमें वोट करोगे तो हम आपके लिए बहुत सारे रिजर्वेशंस देंगे, ठीक है। एक तरीके से जो लालच होता है वो हर एक पार्टी में, किसी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं करती। हर एक पार्टी अपने लिए जो है ज़्यादा वोट खींचने के लिए यही काम करती है। वो कास्ट को या फिर रिलीजन को अपना एजेंडा बनाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके, जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो जब समाज में जो विभाजन होते हैं, विभाजन तो हर तरीके के हो सकते हैं भाई सोसाइटी में। आपको अच्छे से पता है कि सोसाइटी में जाति के नाम पर भी लोग बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर लोग बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर लोग बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर लोग बटे हुए हैं, हर तरीके से तो लोग बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सामाजिक विभाजन है जब राजनीति से जुड़ता है और पॉलिटिकल पार्टीज जब इनका गलत इस्तेमाल करती हैं इनकी भावनाओं का, तब ये बहुत ही भयानक रूप धारण कर सकता है। और ऐसे में जो है ऐसे में स्थिति जो है विभाजन की उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों, आप 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपने उस समय की सिचुएशन भी देखी थी, किस तरीके से देश का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह विभाजन हुआ था। उस समय कितनी मौतें हुई थी देश में, ठीक है। तो कोई भी जो है देश के लिए विभाजन जो है अच्छा नहीं होता, ठीक है। सामाजिक विभाजन देश के लिए बेहतर नहीं है। परिणामों का दायरा, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक देश का एग्जाम्पल लिया गया है उत्तरी आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन का हिस्सा है। परिणामों का दायरा, उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ ईसाई धर्म ही है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, ईसाई धर्म है, जहाँ पे दो ब्रांचें हैं ईसाई धर्म की, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसके दोनों पंथों में हमेशा टकराव रहता है, मेनली प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में हमेशा टकराव रहता है। तो ये स्ट्रक्चर सा बना है, इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, आप ये समझिए, ये हो गया हमारा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर ही उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। जब आपने यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर किया था तो उसमें पढ़ा था ना किस तरीके से स्कॉटलैंड, आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाया जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड में 2 धार्मिक गुट रहते हैं, एक हो गया रोमन कैथोलिक और एक हो गया प्रोटेस्टेंट। 44% लोग तो हैं कैथोलिकों के और 53% लोग किसके हैं, प्रोटेस्टेंटों के। ठीक है, धर्म तो एक है ईसाई धर्म, और शाखा क्या है, अलग अलग है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शाखा अलग है, धर्म एक है। 44% लोग कैथोलिकों के हैं, 53% प्रोटेस्टेंटों के हैं। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक इस गुट का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। अब ये जो गुट है इसका प्रतिनिधित्व कौन करती है, नेशनलिस्ट पार्टियां, राष्ट्रवादी पार्टियां। जबकि प्रोटेस्टेंट ग्रुप का जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो करती हैं यूनियनिस्ट पार्टियां। यूनियनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व करती है प्रोटेस्टेंट का, रोमन कैथोलिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व करती है नेशनलिस्ट पार्टियां। ठीक है, अब इनकी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले रोमन कैथोलिक के देख लेते हैं क्या डिमांड है इनकी। रोमन कैथोलिक की जो नेशनल पार्टी है वो इसको सपोर्ट करती है रोमन कैथोलिक को। इनकी डिमांड है उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, ये इनकी डिमांड है नेशनलिस्ट पार्टी की। अब यूनियनिस्ट पार्टी की क्या डिमांड है, यूनियनिस्ट पार्टी की डिमांड है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ इन्हें रहने दिया जाए। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। अब पूरे ब्रिटेन में क्या है, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, जबकि उत्तरी आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक को मानने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, इन दोनों में यूनियनिस्ट और नेशनल पार्टी इन दोनों में हिंसक टकराव हुआ, कई लोग भी मारे गए, कई सेना के जवान भी शहीद हुए। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में निर्णय लिया गया, बाद में इनके बीच शांति संधि हुई। ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच 1998 में शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। अब इन दोनों के बीच समझौता हो गया 1998 में। उसके बाद हिंसक आंदोलन को बंद करने की इन्होंने बात को स्वीकार किया। इसी तरीके से जो है यूगोस्लाविया की कहानी है। अब यूगोस्लाविया के बारे में पढ़ेंगे, यूगोस्लाविया क्या हाल रहता है। यूगोस्लाविया यहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। देखो, जहाँ पे ब्रिटेन टुकड़े होने से बच गया था, वहीं यूगोस्लाविया टुकड़ों में बिखर के रह गया। ठीक है, यहाँ पे इतने ज़्यादा धार्मिक और जातीय विभाजन हुए कि यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने ये एग्जाम्पल्स देखे, इससे हमें ये सबक ले सकते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन को दूर रखना चाहिए, इनका मेल नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम तो समाज में किसी भी किस्म का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये हम एक सोच रख सकते हैं कि देश में विभाजन ना हो, परंतु फिर भी सोसाइटी में विभाजन तो होता ही है, या तो अमीर गरीब के आधार पर हो, या किसी भाषा के आधार पर हो, या किसी जाति के आधार पर हो, या किसी धर्म के आधार पर हो। विभाजन तो होता ही है, स्वाभाविक है। ठीक है, अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए, यानी कि लोगों को इस तरीके से मोड़ना चाहिए कि उनमें सामाजिक विभाजन पैदा ही ना हो। ठीक है, अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए, यानी कि अगर सामाजिक विभाजन है तो उसे पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिक्स से दूर रखना होगा। सच्चाई यह भी है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है सामाजिक विभाजन जो होते हैं उनमें कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपली जाति के नाम पर एग्जांपल लेते हैं कि जाति के नाम पर विभाजन है। कई बार लोगों को बहुत ही शोषण का सामना करना पड़ता है। आप दलितों के साथ देखते हैं आए दिन जो है आता रहता है कि सुनने में आता रहता है कि उनके साथ जो है गलत बिहेव किया गया, मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, पिटाई की, इस तरीके से बात सुनने में आती है। ठीक है, तो राजनीतिक जो पार्टी होती हैं उनसे जो उनके सम्मान के लिए या उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं, तो उस समय वो फूट का काम नहीं होती है। उस समय जातीयता जो है राजनीतिक रूप धारण नहीं करती। उस समय कहीं ना कहीं इन लोगों की जो परेशानियां होती हैं वो सामने आती हैं, लोगों की सरकार के सामने आती हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है। सीधी सी बात है, स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी अगर उतरेगी चुनावों में तो अपना
अपने वायदे लेकर के आएगी कि वो ये कर देगी, वो जनता के लिए वो करेगी, उनके लिए भलाई के लिए काम करेगी। तो सिंपल सी बात है कि वो वायदे करना उनका स्वाभाविक सी बात है, वादे वो करेगी। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और स्त्री समुदायों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। कई बार एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो कई बार किसी समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि आपने देखा होगा आसपास में बच्चे कहते हैं ना कि भाई मैं तो कट्टर बीजेपी वाला हूँ, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, फुल सपोर्ट मोदी है। ठीक है, तो ये भावना जो होती है यही दिखाती है कि वो जो व्यक्ति है वो एक दल को ज़्यादा मानता है, एक दल के प्रति ज़्यादा अपना प्रेम भाव रखता है। ठीक है, कई देशों में ऐसी पार्टियां भी हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि यह देश के विखंडन को जन्म देगी। एक बात बताइए कि मान लीजिए आप किसी एक पर्सन को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप एक पर्सन को लाइक करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके उसके अलावा और भी जो फ्रेंड्स आप सबको डिसलाइक करते हैं, सबको पसंद करते हैं ना। बस एक की खास अहमियत होती है, दूसरों को आप पसंद करते हो। ठीक है, तो यही एक अंतर है। तो कुछ जो पार्टीज होती हैं एक समुदाय को प्रति ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती हैं, कभी कभी ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाती हैं। कहने का मतलब है एक के प्रति जो ज़्यादा पजेसिव हो जाती हैं, एक समुदाय को लेकर के वो ज़्यादा महत्व देने लगती हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि देश में विखंडन उत्पन्न हो जाएगा, विभाजन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब 3 परिणाम बताए गए हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। ठीक है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। जब लोग खुद को विशिष्ट और दूसरों से अलग मानने लगते हैं, जब लोग खुद को विशिष्ट और दूसरों से अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक समुदाय अपने आप को विशिष्ट और दूसरे को जो है अपने से कमतर मानने लगता है तो उन दोनों के बीच तालमेल बैठाना स्वाभाविक सी बात है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के रूप में देखते रहेंगे तब तक उनको शांत करना बहुत मुश्किल होगा। परंतु जब किसी देश के नागरिक स्वयं को राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो वे राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। उस समय देश में सामाजिक समस्या पैदा नहीं हो सकती। बेल्जियम के जैसे उदाहरण दिया गया है, बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले भी वो डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान भारतीय के रूप में प्रकट करते हैं। अगर देश में पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं भोपाली हूँ या फिर मैं भोजपुरी हूँ। नहीं, वो सबसे पहले कहेंगे आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। क्योंकि हमारी क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक भावना से बढ़ के एक और भावना है जो उससे भी ऊपर है, वो है देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। और ये बच्चों, ये जो राष्ट्रीयता की भावना होती है कहीं ना कहीं यही हमें एक सूत्र में पिरो करके रखती है। देश में अगर मान लो कोई दंगा फसाद हो जाता है तो कहीं ना कहीं यही बात लोगों के दिमाग में बैठाई जाती है कि आखिर देश तो अपना ही है, आप इस तरीके के दंगे फसाद क्यों करते हैं। देश में अगर कोई हमला हो जाता है, विस्फोट भी हो जाता है तो पूरा देश इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा एक केस हुआ था वो अभिनंदन वाला, जब हमारा एयरफोर्स का एक पायलट पाकिस्तान में गिर गया था गलती से। ठीक है, तो उस टाइम हमारा देश पूरा इकट्ठा हो गया था। उस समय कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ठीक है, सब एक थे। तो हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता का भावना होती है ना, ये हमारे सारे विभाजनों को ख़त्म कर देती है। उस समय ना हम एक जाति के रूप में होते हैं, ना एक क्षेत्र के रूप में होते हैं, ना एक धर्म के रूप में होते हैं। उस समय हमारी पहचान होती है एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र का व्यक्ति, भारतीय। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंगलियों के लिए इस तरह की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। देखो, सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम इश्यूज को उठा रही हैं, अच्छी बात है उठाना, ठीक है, परंतु
अगर एक प्रॉब्लम को वो उठा रही हैं और दूसरे समुदाय को क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनकी आलोचना कर रही हैं, हेट स्पीच दे रही हैं, वो चीज़ गलत है, वो संविधान के खिलाफ है। ठीक है, वो संविधान के खिलाफ है। जैसा कि आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब ये कहा गया कि श्रीलंका केवल सिंगलियों के लिए है, तो इस बात को गहराई से देखिए। अगर मान लो हिंदुस्तान में ये कह दिया जाए कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो मुसलमान जो संप्रदाय है उनकी भावना को कितना आहत पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ठीक वैसे ही श्रीलंका में जब श्रीलंका में ये कह दिया गया कि श्रीलंका सिर्फ सिंगलियों के लिए है, तो तमिलों को ये भावना कितनी आहत हुई, उनके हितों के खिलाफ था ये। ठीक है, तो इस तरीके की जो भावना होती है ये सामाजिक विभाजन को जन्म देती है। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि राष्ट्रीय एकता के नाम पर शासन किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है, तो उसके लिए गलत परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजनों की ओर ले जाती है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं हिंदी भाषा का। अगर मान लो हिंदी को जो है पूरे राष्ट्र की भाषा बना दिया जाए और मान लो जो साउथ के लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट करते कि हम तो इंग्लिश बोलने वाले, हमको नहीं आती हिंदी, और जबरन उन पर ये भाषा थोपी जाती है, तो वो लोग विरोध करेंगे। ठीक है, और इससे अब सरकार जब इसको कड़ाई से पालन करेगी और विरोध को सख्ती के साथ दबाएगी, तो देश में किस तरीके का हालात पैदा होंगे, देश में विभाजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। देश में एकता, अगर आप सोचते हैं कि बल के साथ आप एकता अपना सकते हैं, बल के साथ लोगों के दिलों में एकता की भावना पैदा कर सकते, तो आप गलत हैं। क्योंकि बल के लिए, शारीरिक बल के जरिए एकता कायम नहीं की जा सकती, ये तो लोगों के अंदर की भावना होती है। ठीक है, तो सरकार इस तरीके का रुख अगर अपनाएगी तो उससे गलत जो है भावना पैदा होगी देश में। ठीक है, तो सरकार का रुख भी बहुत मैटर करता है कि सरकार किस तरीके से सामाजिक विभाजनों को ले रही है और किस तरीके से उनका पालन कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों का, कानूनों का। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति से, ठीक है, यानी कि सामाजिक विभाजन जो है पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानी को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई में ये लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाती हैं। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो लोकतंत्र वो स्रोत है, वो उपकरण है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी परेशानियों को आगे एक्सप्रेस कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के सामने उन मुद्दों को उठाती हैं जो लोगों की मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों, चैप्टर फिनिश हो गया। Thank you for watching this video. Please do comments, like and share and do subscribe. Thank you so much.